नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देहरादून से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से चुक्खूवाला इंदिरा कॉलोनी में मकान ढह गया, जिससे 6 लोग दब गए। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। ये घटना रात 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। अभी तक राहत बचाव कार्य चल रहा है और 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बारिश ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए मकान ढह गया, जिसमें 4 लोग दब गए। रेस्क्यू जिनका हुआ है 2 जो है जिनकी मौत हो चुकी है। 6 लोग दबे हैं मकान ढहने से और इस पूरे मलबे में, जिसमें से 2 की मौत हो गई है, 2 को निकाला गया है, यानी कुल 4 रेस्क्यू किए गए। अभी भी 2 की तलाश जारी है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। बारिश की वजह से मकान ढह गया है। देखिए पहाड़ी इलाकों में जिंदगी किस तरह से पहाड़ सी हो जाती है। नदियां उफान पर, पानी बहुत ज्यादा आने से कई जगहों से संपर्क कट जाता है। अब यहां पर मकान ढह गया, 6 लोग जो है इसमें दब गए और 4 को निकाला गया, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। 2 अभी जो है बाहर निकाले गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और 2 की तलाश की जा रही है। सत्येंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, ताजा अपडेट दीजिएगा अभी का। जीनत, ये बड़ी दुखद घटना है कि जो देर रात यहाँ पे घटी है चक्कूमौला में। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे राहत बचाव का कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान यहाँ पे लगातार मौके पे, जो 2 लोग अभी भी इस मलबे में दबे हैं, इसको उनको बाहर निकालने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मकान जो देर रात को ढह गया है। जीनत, जो बताया जा रहा है, जो हमारे पीछे जो ये आप देख सकते हैं, जो ये पुस्ता है, इस पुस्ते में जो पानी रात को भर गया था, जो बारिश हुई और पुस्ता ढहने से ये पूरा मकान नीचे ढह चुका है। लगातार यहाँ पे टीमें रेस्क्यू कर रही है। हमारे साथ विधायक यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, इनसे बात कर लेते। खजानदास जी, किस तरीके की ये घटना थी और क्या कुछ रहा है अभी? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना घटी है। रात 1 बजे के लगभग ये घटना घटित हुई है। इस परिवार में 6 लोग यहाँ पर थे। अभी तक 4 लोगों को निकालने की कोशिश की, 4 लोग निकल गए हैं, 2 लोग अभी भी फंसे पड़े हैं। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम और तमाम हमारे आला अफसर जिले के यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी से लेकर के एसएसपी से लेकर के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी 2 लोग फंसे पड़े हैं उनको निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। ये दुखद और दर्दनाक घटना आज रात घटी है, जबकि इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई। 1 घंटे की बारिश थी, उसके बावजूद भी इस तरह का हादसा हुआ है, जो एक चिंताजनक है, जो दुखद है। विधायक जी, ये भी बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों ने जो पुस्ता ढहा है उसकी लगातार शिकायतें की थी पहले भी, तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई होती तो आज शायद ये लोग इस मलबे में दबे नहीं होते। देखिए, शिकायतें आई है कि जो ये मकान पहले से बना हुआ है, पुराना मकान है, इसके ऊपर जो प्लॉटिंग की गई है उसका मलबा भरा गया है और वो पुस्ता भी नीचे जमीन से न होकर के ऊपर ही लग पाया था। जो आप दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वहाँ पर ये चिंताजनक विषय है कि पानी का रिसाव हुआ और वो जो है उसने आगे को मकान पे धक्का मारा, पूरा मकान जमीजोद हो गया है। और इसके लिए जिलाधिकारी को भी मेरे द्वारा भी कहा गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाए। ये चिंताजनक विषय और दुखद विषय है। बिल्कुल जीनत, आपको मैं सीधे वो स्तर दिखाता हूँ कि जहाँ से ये पूरी घटना घटी है। आप सामने देख सकते हैं, ये पीछे जो पुस्ता था, पुस्ता जो, क्योंकि पुस्ते के ऊपर प्लॉटिंग चल रही थी, प्लॉटिंग से जो मलबा यानी कि जो मिट्टी थी यहाँ पे पुस्ते में, जो कच्चा पुस्ते में भराई की गई। और जो देर रात जो ये घटना घटी, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मूसलाधार बारिश से क्योंकि ये पुस्ते के अंदर पानी रिसा हुआ और ये इतना जोर का धक्का लगा। आप देख सकते हैं पूरा पुस्ता सामने पूरा गिर है, जिससे ये जो सिंगल
सिंगल स्टोरी मकान था, ये पूरा जमींदोज हुआ है। जिन्हें बताया जा रहा है कि जो इस मकान में रहने वाले थे ये सभी लोग किराएदार थे। यहाँ पे 2 फैमिलियां रहती थी, एक फैमिली में पति पत्नी और 2 बच्चे, जिसमें जो पति था वो किसी यहाँ पे जॉब करता है। वो रात की देर रात की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पे रात को निकल गए थे। लेकिन जो दूसरी फैमिली है, दूसरी फैमिली में पति और पत्नी, जो उनकी ये भी बताया जा रहा है जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती थी, महिला थी, जिनकी डेथ पहले हो चुकी है, उनकी बॉडी भी निकाल दी गई है और जो उनका पति है वो भी निकाल चुके हैं। लेकिन उनकी अभी हालत गंभीर नाजुक बताई जा रही है और वो उनका इलाज लगातार अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। एक और यहाँ पे लोग काफी नजर आ रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि रिहायशी इलाका है, तो जरा बात कीजिए लोगों से, क्या किसी ने घटना के तुरंत बाद यहाँ पर पहुंचा? यूं तो रात का ये पूरा हादसा है, लेकिन और एसडीआरएफ को क्या दिक्कतें आ रही हैं पूरा रेस्क्यू करने में, जरा बात कीजिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ भी आप देख रहे हैं। जीनत यहाँ पे जो काफी लोग यहाँ पे लोग पहुंचे, मेयर भी यहाँ पे हैं। मेयर साहब, क्योंकि किस तरीके की यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि काफी रेस्क्यू में भी दिक्कत हो रही है लोगों को, क्या है ये प्रशासन का काम था कि जो हादसा हुआ है लोगों को जो है जिंदा इसमें जो है बचाया जाए। प्रशासन उसी में लगा हुआ है। प्रशासन ने जो है लगभग 2 बजे से जो है प्रशासन यहाँ ये जो हादसा हुआ है इसमें जिलाधिकारी, एसएसपी से लेकर हमारे डीआईजी सभी लोग प्रशासन के जो है, जो हमारा आपदा प्रबंधन है, पूरी टीम यहाँ पर अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पर हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने जितने 2 लोगों को उनको बचाया है वो भी उनकी सूझबूझ से जो है 2 लोगों का जो हादसा उन्हीं से उनको बचाया है और एक बॉडी अभी अंदर है, वो भी प्रशासन उसको निकालने का काम कर रहे हैं। हादसा हुआ है, मैं अपनी ओर से उनको गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी, क्योंकि सवाल ये है कि क्योंकि ये बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों से हमने पहले बात की थी, उनका ये कहना है कि जो ये इलाका है, जो ये पुस्ता है, इस पुस्ते की पहले भी शिकायतें हुई थी, क्योंकि कच्चा ये पुस्ता लगाया गया था, इसकी लगातार शिकायतें चल रही थी, लेकिन बावजूद इस पे कोई कार्रवाई नहीं। अगर शायद कोई पहले भी कार्रवाई होती तो शायद आज ये घटना देखने को नहीं मिलती। जी नहीं, बिल्कुल, और 2 लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। 2 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, जिनको अब 4 लोगों का कुल रेस्क्यू हुआ। देखिए 6 लोग इस मकान में दबे कहा जा रहा है और एक जो है व्यक्ति वो अपनी नौकरी पे जा चुका होता है, नाइट शिफ्ट होती है, शुक्र है कि वो बच जाता है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अस्पताल में हैं और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से जुड़ी हुई। यहाँ त्रिजुगी नारायण पैदल मार्ग में 4 यात्री लापता हो गए हैं। 2 दिन पहले केदारनाथ से वासुकी ताल से होते हुए आ रहे थे त्रिजुगी नारायण। पुलिस ने खोजबीन में एसडीआरएफ की 2 टीमें भेजी। केदारनाथ से ये टीमें भेजी गई हैं और ये बेरंग लौटी क्योंकि इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। और जो त्रिजुगी नारायण से टीम भेजी गई थी वो अभी भी खोजबीन कर रही है। चारों यात्री देहरादून के डोईवाला के रहने वाले हैं और इनकी खोजबीन में एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें सीएम के अलावा मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी संग्रहालय का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पीएम मोदी की योजनाओं में विशेष सोच है उनकी। पीएम सैकड़ों साल आगे की सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार रामबाड़ा से केदारनाथ रूट पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं होती हैं उनमें उनका एक विशेष सोच होती है और खाली यहाँ तक नहीं कि केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण होना चाहिए, यहाँ तक उनकी सीमित सोच नहीं होती, बल्कि उनकी सोच बहुत दीर्घकालिक होती है, जो कि सैकड़ों वर्ष आगे तक की वो सोचते हैं। और जो आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन तक उनकी छाया पड़े, इस ढंग का उनकी एक सोच है। और उसी के तहत वहाँ पर एक संग्रहालय बनाने का है और उसके जो एक विशेषज्ञ हैं कल वो अपना प्रस्तुतिकरण। एक और सियासी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। हरिद्वार में स्कैप चैनल का शासनादेश वापस लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बात में कहा है कि स्कैप चैनल का मुद्दा उठाने वाले नाटक कर रहे हैं।
गंगा से आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी में गंगा को नहर घोषित करने का शासनादेश जारी किया था, जिसको निरस्त करने की साधु संत मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि गंगा आस्था का सवाल है, गंगा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्केप चैनल है या क्या है। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, उसके तकनीकी परिणाम हो सकते हैं कि अलग हों, लेकिन आस्था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आज नाटक कर रहे हैं, स्केप चैनल को गंगा की धारा में परिवर्तित करने वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये तो नाटक है, सरासर नाटक है। एक तो उनको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि हमने उस शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की है। हम कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। ये मैं हरिद्वार वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाइएगा। बिल्कुल जीनत, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि साल 2016 में एनजीटी का एक आदेश आता है जिसमें कहा गया कि गंगा से 200 मीटर के आसपास के इलाके को खाली करवाया जाएगा, वहां अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और किसी तरह गंदगी गंगा में नहीं जानी चाहिए। जो लोग हरिद्वार आज तक आए हैं, जिन्होंने हरिद्वार को जो लोग जानते हैं, श्रद्धानंद घाट से लेकर और डामकोठी तक जो गंगा की धारा जा रही है, हर की पैड़ी जहां पर सारे पर्व स्नान होते हैं या जहां पर शायद पूरे कर्म होते हैं, वो उस धारा को हरीश रावत सरकार ने साल 2016 में गंगा की धारा न मानकर उसे नहर माना था, ताकि वहां पर अतिक्रमण न टूटे, लोगों को वहां रहने से बचाया जा सके। 2016 में उसके बाद 4 साल तक ये पूरा घटनाक्रम चला और अचानक से एक बात कुंभ से पहले उठी कि इसको गंगा की धारा ही माना जाए, इसको नहर ना माना जाए। और नहर क्योंकि इससे श्रद्धा जुड़ी है, इसलिए इसे मूल धारा कहा जाए। इसको लेकर तमाम अखाड़े सामने आए। कल खुद हरीश रावत हरिद्वार में गए और हरीश रावत जिन्होंने खुद ये फैसला लिया था, वही इस फैसले के अपोज में आए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार इस फैसले को रद्द करे। और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से जो खास बातचीत की है, उन्होंने खास साफ तौर पे कहा है कि गंगा आस्था से जुड़ा विषय है, गंगा श्रद्धा से जुड़ा विषय है, इसलिए इस पर इसको स्केप चैनल बताना या फिर इसको मूल धारा बताना, ऐसी नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 4 साल में जितने लोग वहां पर आए हर की पैड़ी में, उन सब ने उसे गंगा जल मानकर वहां पर स्नान किया, न कि ये मानकर कि वो एक नहर है। तो अब बीजेपी के एजेंडे में गंगा हो, हरिद्वार टॉप पर रहा है। और मुख्यमंत्री की बात जिस तरह आपने सुनी कि हरिद्वार के लोग इस बात का पूरा भरोसा रखें कि वो गंगा की मूल धारा ही है और जो हरीश रावत सरकार का शासनादेश था उसे रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बारीकी से समझाने के लिए इस पूरी खबर को, पूरे विवाद को। इससे पहले जैसे कि दीपांकर ने जिक्र भी किया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को नहर घोषित करने वाले फैसले पर सार्वजनिक रूप से पलटी मारते हुए माफी मांगी। हरीश रावत ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मुताबिक गंगा किनारे बने लोगों के घरों और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में यह फैसला लिया था। हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचकर हरीश रावत ने महंत दुर्गादास महाराज और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के नाम एक पत्र भी सौंपा। इस पत्र के माध्यम से हरीश रावत ने हर की पौड़ी को स्केप चैनल घोषित करने पर माफी मांगी और राज्य सरकार से गंगा को स्केप चैनल वाले शासनादेश को निरस्त करने की अपील भी की थी। ब्रह्मकुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस ही सुधारेगी। जो सरकार आदेश पारित कर सकती है, वही सरकार अगर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध कर रही है, तो इस पे अविलंब जो वर्तमान सरकार है, इसको अविलंब सभी जनता, सभी देश के धार्मिक भावनाओं को रखते हुए इसको निरस्त कर दे। में आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन कर। तो एक बात मानकर चले कि विवाद फिलहाल तो नहीं थमने वाला है। देहरादून से आज से अगर हम बात करें, एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू होगी। आज से हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और रविवार को उड़ान भरेंगी ये फ्लाइट। हैदराबाद से देहरादून सुबह 9:15 बजे फ्लाइट पहुंचेगी और वहीं दोपहर 2 बजे देहरादून से हैदराबाद के लिए
फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हैदराबाद जाने का तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। बुधवार और रविवार ये 2 दिन रहेंगे और यहाँ से 2 बजे वहां के लिए रवाना होगी और वहां से यहाँ के लिए 9:15 बजे सुबह। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। भारतीय सेना आईटीबीपी में भी हमारे 21 से ज्यादा जवान कोरोना की जद में आ चुके हैं और हर हाल में दुश्मन का डटकर मुकाबला करने वाले हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए देहरादून की मेडिकल टीम का सहयोग भी लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़, चेन्नई, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल से अपनी यूनिट में वापस आए सेना के 8 और आईटीबीपी के 13 जवान कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। अब इन मरीजों के साथ ही जो जवान अन्य राज्यों से यूनिट में आ रहे हैं, उनकी मेडिकल काउंसलिंग और चेकअप के लिए देहरादून हेल्थ टीम का सेना ने सहयोग मांगा है। सीएमओ देहरादून का कहना है कि हम यूनिट में जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, जो मदद हम कर सकते हैं वो की जाएगी। जो भी मदद होती है हम लोग सेना मुख्यालय जाकर के खुद वहाँ पर मदद के लिए ऑफर करते हैं और जो भी वहाँ से डिमांड आती है हम उसको पूरा करते हैं और सैनिकों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और उसके अलावा भारतीय सेना के जो भी जवान यहाँ देहरादून या कहीं भी है, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके छावनी क्षेत्र में जाते हैं और जो भी मदद हो सकती है वो करते हैं और करेंगे भी। जवानों का मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अब हमारे सैनिकों के स्ट्रेस और काउंसलिंग के लिए देहरादून हेल्थ टीम का सहयोग लिए जाने से अधिकारी भी गदगद हैं। सोल्जर्स की मेडिकल काउंसलिंग से लेकर आर्मी को अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो देहरादून मेडिकल टीम उसके लिए तत्पर नजर आ रही है, क्योंकि मंशा यही है, आम हो या खास, कोरोना से जंग जीतनी है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस भी सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। राज्य भर में अब तक पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले 6,270 लोगों का चालान किया है। इसके साथ ही मास्क न पहनने वाले 62,845 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वाले 723 लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। अभी तक 62,845 लोगों पे मास्क नहीं पहनने पर और 6,270 लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो चुकी है पूरे उत्तराखंड में। उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहां पीपल कोटी भनेर पानी के पास मलबा आने की वजह से एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से एक बार फिर से लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ रहा है। पीपल कोटी जोशीमठ के बीच ऑल वेदर सड़क कटिंग निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसलिए और इसी वजह से यहां लगातार पहाड़ी से मलबा आने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से मलबा आ रहा है और देखिए सेकंड्स भी नहीं लग रहे हैं और ये बड़ा नुकसान, लंबी कतारें क्योंकि सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और घंटों लगते हैं और कई बार तो कई दिन लग जाते हैं इन रास्तों को खोलने में और इस वजह से दिक्कतें। बद्रीनाथ हाईवे का हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बंद हो गया है। पिथौरागढ़ में धारचूला का इंटरनेशनल झूला पुल एक बार फिर खोला गया, लेकिन इस बार मौका कुछ खास था। असल में पिथौरागढ़ के कमलेश को अपनी दुल्हन को लाने के लिए नेपाल जाना था। कमलेश के आग्रह पर पुल को कुछ देर के लिए खोला गया। इस दौरान कमलेश नेपाल के धारचूला से अपनी दुल्हन को भारत ले आया। कमलेश की सभी जो रस्में थी शादी की वो घर में ही होनी थी। 24 मार्च से कोरोना की वजह से भारत नेपाल को जोड़ने वाले इंटरनेशनल झूला पुल को बंद किया गया था, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते की वजह से थोड़ी सी राहत। मेरा नाम कमलेश है, पिथौरागढ़ से आया हूँ। भारत सरकार और नेपाल सरकार की सहायता से अभी हमारी शादी जो हो चुकी है, उसके लिए भारत सरकार और नेपाल प्रशासन दोनों का धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इसमें जो 3 लोग थे नेपाल के जो इंडिया आने थे, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से, स्वास्थ्य कारणों से उनको दिखाना था, जिसमें वो आ चुके हैं। इसके अलावा जो इंडिया से 3 लोग जाने थे, जिसमें एक था जिसकी शादी थी, कमलेश चंद करके एक लड़का है, और वो गया नेपाल में और शादी करके अपने दुल्हन को लेकर वापस लौट चुका है इंडिया में। उधर अल्मोड़ा जिला पंचायत का अजब कारनामा सामने आया। जिला पंचायत ने सल्ट ब्लॉक के धोराणी तया मोटर मार्ग का ठेका
लेकर सड़क खुदवा दी, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग की इजाजत ही नहीं ली गई। सरकार ने आज, जिस तरीके से हम बताएं आपको, हाईकोर्ट में ये जानकारी दी थी कल, और अब हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। सल्ट के धारणी तया मोटर मार्ग निर्माण में 224 संरक्षित प्रजाति के पेड़ों का कटान कर दिया गया और विरोध करने पर ठेकेदार द्वारा धमकाया भी जा रहा था। एक दौर था जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बेतहाशा होने वाले बांस और रिंगाल की उपयोगिता से लोग अनजान थे, लेकिन वक्त के साथ इसके महत्व को बखूबी जानने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। रिंगाल से बनी टोकरी, हॉट केस, माला, फ्लावर पॉट, चिड़ियों के खूबसूरत घोंसले, टोपी और स्ट्रॉ, पहली नजर में ही ये किसी को भी भा जाते हैं। बेहद खूबसूरत नजर आने वाले ये आइटम मुआनी में उत्तरापद से जुड़े लोगों ने तैयार किए हैं। इस संस्था ने ये सफर 4 साल पहले शुरू किया था और देखते ही देखते आज इन उत्पादों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रोडक्शन करना मुश्किल हो गया है। शुरुआत हमने हल्के हल्के काम से किया, ट्रेनिंग देके आर्टिजनों को, और कुछ इस तरह के मॉडल बनाए कि जो लोगों को पसंद आए और मार्केट में उसकी कीमत हैं। उस चरण को हमने धीरे धीरे 3-4 सालों में पार कर लिया। बांस और रिंगाल के इन आइटम की मांग राज्य में तो है ही, साथ ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लोग भी इनकी लगातार डिमांड करते हैं। असल में बेहतरीन क्वालिटी का बांस रिंगाल उत्तराखंड और हिमाचल में ही पैदा होता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान के सहयोग से उत्तरापद, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के 25 गाँव में ऐसे आइटम बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते इस एरिया में करीब 4 से 5 वैरायटीज़ के रिंगाल पाया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है देव रिंगाल। इसको साइंटिफिकली डेप्नोस्ट्रेकम फेल्केटम इसका बॉटनिकल नेम है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और ये 3 से 4 साल में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। मैंने सुना कि उत्तरापद वालों ने ये काम चालू किया है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा रोजगार है हमारा, 5 साल हो गए मुझे यहाँ। बांस और रिंगाल के ये आइटम पूरी तरह पर्यावरण को भी बचाते हैं। इनको बनाने में रत्ती भर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उत्तराखंड में भारी तादाद में बांस और रिंगाल पैदा होता था, लेकिन इसके उपयोगिता को लेकर यहाँ के लोग कम ही जानते थे। लेकिन वक्त के साथ अब इस तरीके के उत्पाद भी यहाँ पर बांस और रिंगाल से तैयार होने लगे हैं, जो पहाड़ को एक पहचान तो दे रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।